नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3। आज हम दो एक्सरसाइज को कवर करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम नवंबर में होने वाले जो सीबीएसई का फर्स्ट टर्म है उसकी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे शॉर्टकट मेथड से, ताकि आप जल्दी से आंसर कर पाओ। ये एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद में चैप्टर के एंड में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। हर चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे ताकि आप पेपर के पैटर्न को समझ पाओ। हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझेंगे। मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा एक्सरसाइज 1.4 के बाद कि इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार बहुत जरूरी है करना। केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपको पता है कि स्टडी क्वेश्चन ऐड हुए हैं इस बार, तो केस स्टडी के क्वेश्चन भी करेंगे हम चैप्टर वाइज। और जिन बच्चों ने पेड अप बैच का सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर हमारा 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है आपसे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम फैक्टर करना है। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो प्राइम फैक्टर को बच्चों हिंदी मीडियम में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि 10th बेस पे इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन हम 4th और 5th क्लास में पढ़ते हैं। बट क्योंकि सिलेबस में है तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले 140 के फैक्टर्स में कुछ नहीं करना, सिंपल आपको फैक्टर करके दिखाना। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 70 आएगा, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, और 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो जब हमने इसके प्राइम फैक्टर करें तो देखो 2 जो है 2 बार आया, और 5 आया और 7 आया। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। हमें सिंपल इसके फैक्टर करने हैं जैसे हम छोटी क्लास में करते थे। ऐसे ही 156 आपको पता है लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 156 को आप 2 से डिवाइड करके देखो, 2 7 जा 14, यहाँ से आपका 1 बचेगा, ये 18 हो जाएगा। 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 1 चला जाएगा तो 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा, और 3 3 जा, फिर 13 से डिवाइड करोगे तो 13 1 जा। तो 156 का हमने फैक्टर करे तो देखिए 2 जो है 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद आपके पास एक 3 आया, और एक आपके पास 13 आया। तो ये आपका प्राइम फैक्टर कहलाएगा 156 का। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट नंबर है 3825। 3825 का हमें फैक्टर करने हैं। लास्ट में 5 है तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से डिवाइड हो सकता है। कैसे पता लगता है 3 से डिवाइड होगा, देखिए इन सबको प्लस करके देखिए। 3 और 8 को प्लस करोगे 11 आएगा, 11 में 2 ऐड करोगे 13 आएगा, और 13 में 5 जोड़ोगे 18 आएगा, जो कि 18 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बचेगा तो ये 22 हो गया। 3 7 जा 21, यहाँ से 1 बचेगा तो ये 15 हो गया, 15 हो गया। 3 5 जा 15, 3 पंचे 15। फिर आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं उसी प्रकार से सेम। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ से 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15। अब लास्ट में 5 आ रहा है तो आप इसे 5 से ट्राई कीजिए। 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 40, यहाँ से 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। फिर आप 5 से डिवाइड करोगे, 85 को 5 से डिवाइड करोगे 17 बचेगा, और 17 केवल 17 से डिवाइड होता है तो 1 आ जाएगा। तो 3825 का जो हमने फैक्टर करें तो देखो 3 जो है 2 टाइम्स आया तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 जो देखिए 5 भी आपका 2 टाइम्स आया तो 5 का स्क्वायर, और 17 अकेला है तो ये आ जाएगा आपका प्राइम फैक्टर। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17, क्योंकि 3 2 टाइम्स आया, 5 भी 2 टाइम्स आया, और 17 अकेला आया, तो ये इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। ऐसे ही अगर हम डिवाइड करें बच्चों 5005 को डिवाइड करें तो देखिए लास्ट में 5 आए, 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। इन सबको आप ऐड करोगे तो 10 3 के टेबल में आता नहीं, लास्ट में 5 है तो जरूर 5 से तो डिवाइड हो ही सकता है। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 0 0, 5 1 जा। अब लास्ट में 1 आ गया, अब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर जो है 7, तो हम 7 से ट्राई कर सकते हैं कि क्या 7 से डिवाइड होगा। तो अब 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, यहाँ से 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, यहाँ से 2 बचेगा तो ये 21 हो जाएगा, और ये 3 बार में चला जाएगा। अब 7 से भी डिवाइड नहीं होगा तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर जो होता है 11। देखिए इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टर बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर का मतलब यही है, आपको केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 है तो 11 से जरूर डिवाइड होगा, ट्राई कीजिए। 11 1 जा 11, यहाँ से 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। अभी 11 से नहीं होगा, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 है तो 13 हो जाएगा।
तो 5005 का जब हमने प्राइम फैक्टर करा तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 ये आपका प्राइम फैक्टर कहलाएगा। आपको इस पर आंसर टिक करना है। आपका लास्ट क्वेश्चन है 7429। तो चलिए 7429 इसके फैक्टर करने हैं। लास्ट में 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, प्लस करके देखो ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 है, 7 से करके देखो 7 से नहीं होगा क्योंकि 29 जहाँ पे ये नंबर आया था ना ये इंडिकेट करता है कि किसी बड़े प्राइम नंबर से होगा। तो आप इसको 17 से ट्राई करना, आप करके देखना 9 से, फिर आप 11 से करके देखना, फिर 13 से करके देखना, उसके बाद 17 से करके देखना। तो जब आप इन नंबरों से करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने 17 से क्यों डिवाइड करा। जब आप इसको 17 से डिवाइड करोगे, अगर आपको डिवाइड करना है तो 7429 को आप 17 से ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। आप 7429 को 17 से ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 17 से। अब भाग करके देखना, यह बचेगा आपका 437। अब ये 17 से भी नहीं होगा तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर 19 होता है। तो आप इसको 19 से डिवाइड करके देखिए, 437 को आप 19 से डिवाइड करके देखना, ये आपका 23 बचेगा। और 19 से भी डिवाइड नहीं होगा, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, तो 23, तो ये एक बार में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसका नाम पड़ा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केवल प्राइम नंबर से, ये जितने भी फैक्टर है ना, आप ध्यान से देखो ये सारे प्राइम नंबर है, केवल ये प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन या हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य का मतलब यही है कि वो नंबर जो किसी से भाज्य नहीं होता, भाग नहीं होता। तो हमने 7429 के जब फैक्टर करे तो हमारे पास जो नंबर आया वो इस प्रकार से आया, 17, 19 और 23। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन 2 पे आते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पेयर ऑफ इंटीजर जो आपको पेयर दिया हुआ है, नंबर का पेयर दिया हुआ है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप एमसीक्यू पेपर करने वाले हो, तो वहां वेरीफाई तो आ नहीं सकता ना। एमसीक्यू क्वेश्चन में वेरीफाई क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। हाँ, इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन जरूर आएगा जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फॉर्मूला जरूर याद कर लेना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा, लेकिन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू में कभी वेरीफाई वाले क्वेश्चन नहीं आ सकते। बेफिलहाल इस क्वेश्चन में हम केवल एलसीएम और एचसीएफ करेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम एग्जाम के पर्पज से कर रहे हैं, तो हमें केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एमसीक्यू के पर्पज से। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप नंबर लिख लो, एक है 26 और एक है 91। इनके आप फैक्टर कर लीजिए। 26 2 से डिवाइड होगा, हम सबको पता है, 2 से डिवाइड करोगे 13 बचेगा और 13 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा। 91 7 के टेबल से डिवाइड होता है तो ये आपका 13 बचेगा, 13 से करोगे 1 आ जाएगा। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, ये देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में देखिए 13 कॉमन है, तो 13 और 13 को कैंसिल कर दीजिए, आपका एचसीएफ आ गया। समझ में आ गया। जो चीज कॉमन हो उसे आप कैंसिल कर दीजिए ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो दोनों में 13 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, तो 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब आपको एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो एलसीएम का तरीका क्या होता है, जो पहले एचसीएफ है वो लिख लीजिए, जो पहले एचसीएफ है वो लिख लीजिए। पहले एचसीएफ क्या है 30, तो पहले 13 लिख दीजिए। इसके अलावा जो नंबर आपने क्रॉस नहीं करे उन सबको भी लिख दीजिए, यानी 2 × 7। देखिए पहले आपको एलसीएम में एचसीएफ वाले नंबर लिख देना है, और जो जो क्रॉस नहीं हुए थे, जैसे 2 और 7 क्रॉस नहीं हुए थे, उन सबको लिख देना है। इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 182, तो 182 आपका एलसीएम आ जाएगा। समझ में आ गया। जो चीज़ कॉमन हो उसे कैंसिल कर दीजिए, वो एचसीएफ। जो चीज़ कॉमन हो उसे कैंसिल कर दीजिए, आपका एचसीएफ। और एलसीएम में जो एचसीएफ है पहले वो, और जो कैंसिल नहीं हुए, जो नंबर कैंसिल नहीं हुए, उन सबको लिख दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको समझाता हूँ। 510 और 92 का, 510 और 92 का, तो 510 लिख देता हूँ, 92 लिख देता हूँ। मैं इनके फैक्टर कर लेता हूँ क्योंकि 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। आप इसको 2 से आराम से डिवाइड करोगे तो 255 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देखो, 255 लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 और 5 10 और 2 12, जो कि 3 से कट जाएगा। तो आप इस नंबर को 3 से डिवाइड कर, 255 को 3 से डिवाइड करके देखिए, ये आपका 85 बचेगा। फिर आप 85 को, क्योंकि 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड कीजिए, 17 बचेगा। 17 को करोगे तो 1 बचेगा। 92 पे आ जाते हैं। 92 लास्ट में 2 है तो सीधी बात है 2 से डिवाइड होगा, 46 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 23 आ जाएगा, 23 से करोगे 1 आ जाएगा। अब देखिए आपको एचसीएफ निकालना है, तो जो कॉमन उसे कैंसिल कर दीजिए। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक तो 2 आ जाएगा। इसके अलावा देखिए कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है। 2 के अलावा 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2 के अलावा जो दोनों में कॉमन से कैंसिल कर दीजिए, इसके अलावा कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो, तो आपका एचसीएफ जो होगा वो केवल 2 होगा। 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको एलसीएम का तरीका बताया था, पहले जो एचसीएफ आया वो लिख दीजिए, एचसीएफ 2 आया तो पहले 2 लिख दीजिए। अब इन सभी नंबरों को लिख दीजिए, यानी 3, 5, 17, 3, 5, 17, उसके अलावा मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 23। तो इन सभी नंबरों को आप मल्टीप्लाई करके देखो, इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 3, 4, 6 जीरो के साथ या 8 के आसपास आएगा। आप इनकी मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करना। तो एलसीएम एचसीएम में सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज कॉमन है, देखिए दो दोनों में कॉमन है, क्रॉस कर दीजिए, 2 आपका एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम का कॉन्सेप्ट है जो एचसीएफ है पहले वो लिख दीजिए, जो नंबर क्रॉस नहीं है उन सबको लिख दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा बिना टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन 336 एंड 54। 336 एंड 54 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले मैं इनके फैक्टर कर लेता हूँ। 336 एंड 54, 336 और 54 का पहले मैं फैक्टर करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्योंकि 6 आ रहा है लास्ट में तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 चला गया तो 13 6 बार में, 1 चला गया तो 16 8 बार में, फिर 2 से आएगा 2 8 जा 16 और 2 4 जा, फिर 2 से आप डिवाइड करोगे तो 4 बार में 2 बार में, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 21 3 के टेबल में आता है 7 टाइम, और ये 7 से करोगे तो 7 1 जा 7 आ गया। ऐसे 54 2 से डिवाइड होगा 27 बचेगा, 3 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, 3 से डिवाइड होगा 3 बार में और 3 से होगा 3 बार में ना 1 टाइम्स में। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या समझाया था, जो दोनों में कॉमन से कैंसिल कीजिए। एक तो 2 दोनों में है और इसके अलावा एक 3 दोनों में है। 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 और 3, एक तो 2 और एक 3 यानी 6 आ गया एचसीएफ। अब आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैंने एलसीएम में क्या बताया था, पहले एचसीएफ जो है वो लिख दीजिए, और जो नंबर बच गए जिनको आपने कैंसिल नहीं करा उन सबको लिख दीजिए। जैसे हमने 2 2 2 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और इसके अलावा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। तो इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, 6 2 12, 24, 42, ऐसा करके मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये आ जाएगा 3024, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों कि जो चीज कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 को कैंसिल करिए, 3 दोनों में 3 को कैंसिल कीजिए, 6 आ जाएगा, पहले 6 लीजिए और जो कैंसिल नहीं करा उन सबको लिख दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरीफाई नहीं आ सकता किसी भी एमसीक्यू एग्जाम के अंदर। नाउ थर्ड क्वेश्चन में देखिए फिर से आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा जा रहा है। फिर वही क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो तरीका यही रहेगा, मेथड यही रहेगा जो मैंने आपको समझाया। एक बार आप वीडियो को बंद करके कोशिश कीजिए, बाकी मैं फिर से कराता हूं। पहले मैं पानी पी लूं, जब तक आप ट्राई कीजिए, मैं वीडियो को पॉज करके फिर कोशिश कीजिए आप। चलिए बच्चों आते हैं अब 3 नंबर का मैं आपको एचसीएफ एलसीएम सिखाने वाला हूं कि 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। मेथड वही रहेगा जो मैंने आपको सिखाया था। पहले इनके फैक्टर के लीजिए, 12 15 और 21, 12 15 और 21, इन तीनों के पहले मैं फैक्टर कर लेता हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा 6 आ गया, 2 से करूंगा 3 आ गया, 3 से करूंगा 1 आ गया, 3 से करूंगा 5 आएगा, 5 से करूंगा 1 आएगा, 3 से करोगे 7 आएगा, 7 से करोगे 1 आ गया। अब कॉमन क्या है, तो 3 देखिए यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो कैंसिल करके एचसीएफ निकाल दिया मैंने 3 आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कॉमन तो नहीं है, तो नहीं है, तो 3 आपका एचसीएफ है। और एलसीएम में मैंने आपको सिखाया था जो आपने कैंसिल कर दिया यानी 3 ये आ गया। अब जो बच गया उन सबको लिखिए, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई लास्ट में क्या बचा 7, तो इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 420, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 में भी वही कॉन्सेप्ट है। नाउ अगले में देखिए 17, 23 और 29, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है तो बिना टेंशन का आप बता सकते हो कि इनका एचसीएफ 1 आएगा। बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो इनका एचसीएफ आएगा, क्योंकि एचसीएफ 1 आएगा क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तीनों प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है, तो तीनों में केवल एक ही ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हो सकता है ये, तो एचसीएफ आएगा 1। बाकी मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। एक है 17, एक है 23, एक है 29। 17 केवल 17 से होगा, 23 केवल 23 से होगा, 29 केवल 29 से होगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको होगा सर 1 क्यों लिखो, तो 1 भी तो फैक्टर है ना, ये देखो ना। अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है तो आप ये समझ लो कि भाई 1 तो तीनों में फैक्टर मार है ना, तो एचसीएफ आपका 1 आ गया, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, और एलसीएम की बात करते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई में लिख के कोई फायदा नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन कोई फायदा नहीं 1 लिखने से। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या, एक 17
एक 23 और एक आपका 29, सब क्या मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 की 17 से, 23 से और फिर 29 से जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 11339 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना। नाउ अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, इस पार्ट के थर्ड पार्ट के 8, 9 और 25। तो सेम वही करेंगे, वैसे आप डायरेक्ट बता सकते हो क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, आपको दिख ही रहा होगा। 9 जो होता है 8 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एचसीएफ 1 ही आएगा। एलसीएम आप इनकी मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। बाकी मैं करा देता हूँ। 8 देखिए 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे तो 8 है 9 है और 25 है, इन तीनों का हमें फैक्टर करना है। तो पहले मैंने 8 के कर लिए, 2 से करा तो 4 बचा, 2 से करूँगा तो फिर 2 बचेगा, 2 से करूँगा 1 आएगा। 3 से डिवाइड होगा 3 से करूँगा 1, 5 से करूँगा 5 और 5 से करूँगा 1, बिल्कुल वही चीज़। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 2 2 3 3 5 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिख तो सकते हैं ना, 1 तो सब में फैक्टर में आ रहा है ना, तो एचसीएफ जो आ गया 1। और बेटा एलसीएम में हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, हमें एलसीएम में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 लिख के भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई कुछ होना नहीं, तो 2 2 2 यानी 8 ही आ जाएगा भाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 ही आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ जाएगा। इन तीनों के आप फिर से वही मल्टीप्लाई कर दिए, यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 1800 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के लिए भी वही रूल है जो 2 के लिए रूल है, जो कॉमन है उसे आप कैंसिल कर दीजिए, एचसीएफ आ जाएगा और जो बच जाएगा और एचसीएफ इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आएगा। अगर आपको जानना है कि 1.2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो मैं फिर से कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4। इसका ये मतलब नहीं कि यही आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का आता है, लेकिन इस बेस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें जो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं वही एग्जाम में हर बार आ रहा है एमसीक्यू में। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहूंगा जरूर कर लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ये मतलब नहीं कि यही क्वेश्चन आप समझो, यही रट्टा मार लो और यही याद कर लो, इसके बेस पे कुछ और भी आ सकता है, बस इसके फॉर्मूले को समझ लो। जहां पे हमें एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबरों का 9, हमें एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबरों का 9 और हमें इन दोनों नंबरों का एलसीएम पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैं वेरीफाई में आपको बताया भी था, ये रहा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मैं सिंपल वर्डों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इनके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है बच्चों कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते थे एलसीएम से और इक्वल टू होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जिन नंबरों का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। तो इस फॉर्मूले के बेस पे आपके पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, इनके बेस पर कुछ आ सकता है, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में एचसीएफ जो है 9 गिवन है। देखिए एचसीएफ जो है 9 गिवन है, ये 9 जो है ये एचसीएफ गिवन है, तो एचसीएफ की जगह 9। एलसीएम हमें नहीं पता क्योंकि फाइंड एलसीएम, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर हिंदी मीडियम हो तो यहाँ लिखा होगा एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही आएगा, एलसीएम की जगह एलसीएम ही आएगा क्योंकि एलसीएम हमें पता नहीं है। ए मतलब पहला नंबर, बी मतलब दूसरा नंबर। तो पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है 306, 306 पहला नंबर है और 657 दूसरा नंबर है। तो ए की जगह 306 पहला नंबर और बी की जगह दूसरा नंबर 657, तो 657। एलसीएम हमें फाइंड करना है, इसको आप एज इट इज छोड़ दो। 306 मल्टीप्लाई 657 और जो मल्टीप्लाई की चीज होती है हमें पता है ये चीज डिवाइड में आ जाता है, तो ये जो मल्टीप्लाई का 9 है ये डिवाइड में आ जाएगा, 9 से कैंसिल कर दो, 9 3 27, यहाँ से आपका 3 बच जाएगा, 3 बचेगा तो ये 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, 9 चौक 36। अब 34 की मल्टीप्लाई करोगे 657 से, 34 की मल्टीप्लाई करोगे 657 से, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 22338। मैं फिर से कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही है, आप दोबारा समझ लीजिए, फॉर्मूले को याद कीजिए, फॉर्मूले बेस पे कुछ भी आ सकता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, एलसीएम हमें नहीं पता, छोड़ दीजिए। ए दिया हुआ है 306, बी हमें दिया हुआ है 657, बिल्कुल एक के नीचे एक। एचसीएफ 9 मल्टीप्लाई एलसीएम एलसीएम इक्वल ए 306, बी हमें पता है तो जो है लिख दीजिए। मल्टीप्लाई की चीज आती है डिवाइड में, 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए 34, और 34 की 657 से मल्टीप्लाई करोगे 22338, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे के क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट आपको बताता हूं, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। जैसे 5th क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है चेक द नंबर 6 की पावर n। दिया हुआ 6 की पावर n जो है वो एंड होगा डिजिट 0 से, होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब कि 6 की पावर n है, अब ये 6 की पावर n कभी 0 पे एंड होगा या नहीं होगा, तो इसका तरीका है 6 के फैक्टर कर लीजिए। 6 के फैक्टर करोगे तो 2 और 3 आएगा, है ना, 2 और 3 आ जाएगा। 6 के फैक्टर करो तो 2 और 3 आएगा। बच्चों 6 की पावर n है
और कह रहा है जीरो पे एंड होगा ही नहीं होगा। जीरो पे तभी एंड होता है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। 2 और 5 दोनों आने चाहिए। जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आएंगे वो जीरो पे एंड होगा। तो यहां 2 तो आ रहा है लेकिन 5 तो नहीं आ रहा। इसके फैक्टर में क्या आ रहा है? इसके फैक्टर में एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा ना। तो बच्चों ये जीरो पे कभी भी एंड नहीं होगा, तो नो आंसर आएगा। ऐसे में आपको पूछूं 8 की पावर n, तो जब आप 8 के फैक्टर करोगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 5 तो आया नहीं। तो इसका आंसर आएगा नो, कि जीरो पे एंड नहीं होगा। ऐसी पेपर में एक बार आया था, मैंने देखा था एग्जाम प्रीवियस ईयर में, 15 की पावर n, शायद आपने भी देखा होगा, सैंपल वगैरह में बहुत पूछते हैं 15 की पावर n, और आपसे पूछेंगे कि जीरो पे एंड होगा ही नहीं होगा, तो 15 के फैक्टर कर दीजिए। 15 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 3 और 5 आएगा। अब यहाँ 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो ये भी जीरो पर एंड नहीं होगा। देखिए जीरो पे एंड वही नंबर होते हैं जिसमें 2 और 5 दोनों आ जाए। यहाँ 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? जीरो पे एंड होने के लिए दो चीज आनी चाहिए, 2 और 5 दोनों। अब यहाँ पे देखिए 2 आया, 5 नहीं आया, यहाँ 2 आया, 5 नहीं आया, यहाँ 5 आया, 2 नहीं आया, तो इसका आंसर भी नो, इसका आंसर भी नो, इसका आंसर भी नो। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे बुक में आपके एग्जाम्पल भी है, आपके बुक में एक एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एग्जाम्पल भी हाथों हाथ खत्म कर लीजिए, वो भी एग्जाम्पल आप कर ही लीजिए। देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है, पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 5। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, 4 पावर n है, n एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर द देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई वैल्यू है फॉर विच 4 की पावर n एंड विद द जीरो, ताकि 4 की पावर जीरो से एंड हो जाए। तो 4 की पावर n, अगर आप 4 के फैक्टर करोगे, क्या क्वेश्चन है, 4 की पावर n है, तो 4 के फैक्टर करोगे तो 2 और 2 आएगा, 5 तो नहीं आ रहा, 2 और 2 5 तो नहीं आया, तो ये भी जीरो पर एंड नहीं होगा। इसका आंसर भी नो आएगा कि जीरो पर एंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा। समझ आ गया बच्चों? वापस एग्जाम्पल नंबर 5 भी कर लेना एक बार। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन वाई, आपसे पूछ रहा है ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। हिंदी बोलते हैं भाज्य संख्या, कि भाज्य संख्या क्यों है। तो इसका बहुत सीधा सा पहचान है। देखिए बहुत सिंपल सा मैं आपको पहचान बताता हूँ। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में 13 ये दिया हुआ है। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस का 13 ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आप इन दोनों में चेक कीजिए क्या कुछ कॉमन है, तो 13 कॉमन है। बच्चों अगर कुछ भी कॉमन आ जाए, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है। अगर कुछ भी कॉमन आपको दिख जाए, अगर कॉमन आपको दिख जाए, जैसे दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है 13, तो ये कंपोजिट नंबर है। कॉमन आएगा, अगर कॉमन आएगा तो वो कंपोजिट नंबर जरूर होगा। तो दोनों में कॉमन है 13, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो दोनों में 5 कॉमन है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। यहाँ देख लीजिए 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 5। तो आप इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन ढूंढिए, दोनों में कॉमन क्या है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 तो दोनों के पास है, क्योंकि 5 दोनों में है, इसलिए हम इसे भी क्या बोलेंगे कि यस ये भी कंपोजिट नंबर है। तो आपको पेपर में क्या करेगा, हिंदी बोलते हैं बेटा भाज्य संख्या, पेपर में क्या किया जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ऐसे जैसे 2 पार्ट है ना, ये 2 पार्ट है, ऐसे 4 पार्ट आपको दे देंगे और पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है। आपको 4 पार्ट दे देंगे ऐसे ही, जैसे यहाँ पे 2 दिए हुए ना, एग्जाम में 4 पार्ट ऐसे दे देंगे और पूछेंगे कौन सा कंपोजिट नंबर है या कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है, ये भी पूछ सकता है कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। तो जिसमें कॉमन हो, जैसे कॉमन है कंपोजिट नंबर, कॉमन है कंपोजिट नंबर, ठीक है, और जिसमें कॉमन नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया? जिसमें कॉमन होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है इसलिए कंपोजिट नंबर है। नाउ अंतिम क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, एक गोल पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है। आप ऐसा समझ लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा एक पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड में सोनिया 18 मिनट लेती है 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर सोनिया मान लीजिए सोनिया है, ये पूरा चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट का टाइम लगता है सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में। और रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि इसी चक्कर को पूरा लगाने में रवि को 12 मिनट का टाइम लगता है। ये रवि है, इसको पूरा चक्कर लगाने में केवल 12 मिनट का टाइम लगता है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। समझ में आ गया? दो बच्चे हैं, एक सोनिया और एक रवि, ये 18 मिनट लेती हैं और ये 12 मिनट लेती हैं पूरा एक गोल चक्कर लगाने में।
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट ईट अगेन, ये एक दूसरे से वापस कितने टाइम बाद मिलेंगे। बच्चों याद रखना, जहां पे टाइम की बात हो, मैं फिर से कह रहा हूं, जहां पे टाइम की बात हो, जहां समय की बात हो ना, वहां हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताया था, 2 से डिवाइड कीजिए 9, 3 से डिवाइड कीजिए 3 से डिवाइड करोगे आपका 1 आ जाएगा। 12 2 से डिवाइड कीजिए 6 आ जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। कॉमन क्या है, तो 2 और 2, तो एक कॉमन 2 आ गया। फिर कॉमन क्या है, तो 3 और 3, ये तो एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है पहले वो, और जो बच गया उनकी मल्टीप्लाई। तो बच कौन कौन गया, एक 3 बच गया और एक 2 बच गया, एक 3 बच गया और 2 बच गया। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 और 6 ये 36 आ जाएगा। तो 36 मिनट आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 36 मिनट बाद ये वापस आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। जहां टाइम की बात हो, जहां मिनट टाइम दे रखा हो, वहां हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो हमने दोनों का एलसीएम सीखा था। 2 2 कॉमन है, पहले 2 लिख दीजिए, 3 3 कॉमन है, 3 लिख दीजिए, और जो बच गया वो भी लिख दीजिए, 3 और 2 सबकी मल्टीप्लाई कर 36, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने पूरा 1.2 रिवाइज कर लिया। 1.3 देखिए, 1.3 को रिवाइज करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन करना। क्यों, क्योंकि सब में देखिए प्रूफ डैट है, प्रूफ डैट, प्रूफ डैट, प्रूफ डैट, और एमसीक्यू में प्रूफ डैट तो आ नहीं सकता। हाँ, ये आपसे पूछ सकता है कि बताओ कौन सा इरेशनल नंबर है। आपको यहाँ पे तो पूछा जाए प्रूफ डैट, लेकिन एमसीक्यू में प्रूफ डैट तो आ नहीं सकता। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की 3 पहचान होती है, मैं आपको आज बता देता हूं। देखिए याद रखना बच्चों, जो इरेशनल नंबर होता है उसकी 3 पहचान होती है। हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसकी 3 पहचान होती है। पहला, अगर किसी क्वेश्चन में पाई लगा हो तो इरेशनल है। दूसरा, अगर अंडर रूट में हो और वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी इरेशनल नंबर है। और थर्ड, कोई नंबर क्या है, बढ़ता चला जाए, जैसे 1 बार 0, फिर 2 बार 0, फिर आपका 3 बार 0, फिर आपका 4 बार 0, ये कंटिन्यूस बढ़ता चला जाए। तो कोई एक नंबर अगर कंटिन्यूस फॉर्म में बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज बढ़ता चला जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर की पहचान होती है। एक पाई जो अंडर रूट से बाहर ना आए, और तीसरा कोई नंबर बढ़ता चला जाए, तो इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर की 3 पहचान होती है। तो आप इन तीनों में देखिए, अंडर रूट 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इरेशनल है। अंडर रूट 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर है। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इरेशनल है। 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इरेशनल है। अंडर रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इरेशनल है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एमसीक्यू में प्रूफ डेटा है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो इरेशनल, इनमें से देखिए कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। 5 का, 5 का, 2 का, 5 का, 2 का, इनमें से किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए ये सब इरेशनल नंबर है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई अंडर रूट 5 है, और अंडर रूट 25 है, अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 7 है। आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा रैशनल है, तो रैशनल आएगा अंडर रूट 25, क्योंकि ये 5 बाहर आ गया। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि बताइए अंडर रूट 25 है, अंडर रूट 49 है, अंडर रूट 36 है, और 2 पाई है। अब आपसे पूछेंगे कौन सा इरेशनल है, तो 2 पाई जो है वो इरेशनल है। क्यों, क्योंकि इसके साथ पाई लगा है। और बाकी देखिए, ये 5 बाहर आ जाएगा, ये 7 बाहर आ जाएगा, ये 6 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन सबके स्क्वायर अवेलेबल है। बट पाई इरेशनल नंबर होता है, इसलिए पाई के साथ इरेशनल नंबर आएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा प्रूफ डेट वाला एमसीक्यू में, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रहे हैं, वहां एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू में ये नहीं आएगा प्रूफ डेट वाला, बट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्जांपल भी देख सकते हो, अंडर रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इरेशनल है। समझ में आ गया। ऐसे देखिए 3 अंडर रूट 3 है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इरेशनल है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 9 देखिए, अंडर रूट 3, क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है, 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इरेशनल है। खत्म हो गया आंसर, समझ में आ गया। ऐसे अंडर रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इरेशनल है। तो आप 1.2 और 1.3 के सारे क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों एक्सरसाइज जल्दी से समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस कर लेना 2 से 3 बार, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं 1.4 अगले एक्सरसाइज में।